अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और जिसने कल मैच क्या मतलब क्या कराना चाहते हैं हमें आप लोग? मतलब हमारी तबीयत खराब हो, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए, क्रिकेट की बात ही हो रही है, पैनिक अटैक्स आए, मतलब सब कुछ हुआ कल। पैनिक अटैक वो देख के आ रहे थे जो लंदन में हो रहा था कि हम कितना इस नहज पर कैसे गिर गए। लेकिन दूसरा, हमें फिर कराची के नेशनल स्टेडियम से अल्टीमेटली रिजल्ट तो बड़ा पसंद आया, लेकिन वो बड़ा मतलब कि किस तरह हम वहाँ पहुंचे। जीत तो हम गए, वो तो हो गया, उस पर तो हमने अपना जश्न मना लिया, बड़ी खुश भी हो गए। थोड़ा सा पहले शौक में गए कि ये किस तरह हुआ, और उसके बाद बहुत सी खुशी हुई। लेकिन व्हाई डू वी डू दिस? योर क्वेश्चन इज राइट कि वो लिटरली टेंशन, हार्ट अटैक, पैल्पिटेशन, इस किस्म की सिचुएशन होती है, एंड देन यू फाइनली गिव अप, और फिर एंड में जाके कहते हैं नहीं अभी ना गिव अप करियो। एक दोस्त ने तो मैसेज कर दिया था कि भाई अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखियो कि ये पाकिस्तान टीम की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो लिहाजा कल इमोशंस जो थे वो पूरे मुल्क के बहुत ही ऊपर नीचे हुए थे, डगमगा रहे थे। लिटरली वही वाली बात हो गई है, वी हैड गिवन अप इन द सेंस कि गिवन अप क्या, बस एक मैच की शक्ल नजर आ गई थी कि क्या हो रहा है। एक तो आपको पता है पहले टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, और उसके बाद टारगेट जब बड़ा नहीं था वो तो शुक्र करें कि फिर आखिरी 2-3 बॉलों पे जो छक्के मारे आसिफ ने, तो उसकी बदौलत कुछ मैच में जान पड़ गई, मतलब कुछ बेहतर हो गया हमारा स्कोर। लेकिन उसके बाद ऑल्दो हसनैन ने तबाहकुन बॉलिंग की इब्तिदा में, बाद में जो हुआ वो तो सबके सामने ही है, लेकिन लेटर ऑन जो मैच जाता जाता बस सिरकता हमारे हाथ में वापस आया ना, it was one of the historic matches, one of the most historic matches of Pakistan T20 history so far. As it is also it was historic because आपको साथ साथ ये भी बता दें कि पाकिस्तान T20 मैचेस की डबल सेंचुरी करने वाली पहली टीम बन गई है। तो लिहाजा ग्रीन शर्ट्स ने कल इंग्लैंड के खिलाफ 200वां 200th T20 जो है वो खेला है। सो दिस अचीवमेंट जो है वो किसी और टीम की नहीं है, पाकिस्तान टीम की है। सो वी आर द फर्स्ट वंस टू मेक टू कंप्लीट 200 सर। और उस पर बड़े इंटरेस्टिंग जो तजर्बात खिलाड़ियों के सामने आ रहे हैं, इंक्लूडिंग द कोच मोहम्मद यूसुफ। उन्हें अपना ज़माना याद है, अब जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें से ज़्यादातर ने तो T20 मैच जो हमने इंडिया के खिलाफ जीते उनका जिक्र किया, और वो भी आप जियो न्यूज़ पर देखते रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको ज़रा याद करा दें कि पाकिस्तान ने एक्चुअली 2006 में बाय द वे इंग्लैंड के खिलाफ ही ब्रस्टल में पहला T20 मैच खेला था। बाबर और रिजवान T20 इंटरनेशनल में 2000 पार्टनरशिप रन बनाने वाली पहली जोड़ी भी बन गए हैं। सो ये कारनामा इन दोनों ने सर अंजाम दिया, और कल का मैच रहा पाकिस्तान के नाम, और यूं रही ये सीरीज़ 2-2 से सो फार बराबर। और ज़बरदस्त कराची का क्राउड था, मतलब कल अगर 32-35 हज़ार की जगह तो उससे ज़्यादा ही प्रॉब्ली लोग स्टेडियम में मौजूद थे। अब हमने क्या वादा किया था, मतलब डिसाइडेड ये था कि 4 मैचेस होंगे कराची में, 3 होंगे लाहौर में। तो अगला मरहला जो है कराची के 4 हो गए कंप्लीट, जिसमें 2 पाकिस्तान 2 इंग्लैंड, इस तरह सारे जीते। और अब 28 को यानी परसों से लाहौर में होंगे 3 मैचेस, और लाहौरियों का तो एक और ही लेवल होता है। आपको पता है कि इतना कांटेदार अभी मुकाबला जा रहा है कि 2-2 ईच है, तो बाकी तो फिर अब गेम जमेगी ना लाहौर में। सो कराची वालों का सर्टनली पीसीबी को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, और क्या ज़बरदस्त जोश और जज्बा कराची के लोगों ने इस सीरीज़ में से ये साबित होता है कि अगर बेहतरीन क्रिकेट हो रही हो और अच्छी टीमें पाकिस्तान आएँ तो कराची में भी स्टेडियम भर जाया करते हैं, भर नहीं जाया करते, ओवर क्राउड हो जाया करते हैं। सो बहुत से दोस्तों से बाद में बात हुई जो कि अल्टीमेटली बाय द वे आपको पता है सिग्नल्स का इशू रहता है ना, जब एक जगह पे इतने लोग जमा हो जाएं तो फिर वो टावर शावर नहीं चलते। पीसीबी एंड ऑल द अरेंजमेंट्स के बहुत से लोग तो ये कहते रहे कि भाई हमें टिकट्स ही नहीं मिल रहे। तो ऐसा हाउसफुल था कि वो लिटरली इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड बहुत सी दुनिया थी जो जाना चाहती थी, जिनको टिकट्स नहीं मिले। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब ऐसी सीरीज़ अनाउंस होती है ना, तो ऑलरेडी जब टिकट खुलते हैं तो ले लिया करें, क्योंकि एंड में पाकिस्तान में जो जुनून है, जो लेवल है इंटरेस्ट का इन क्रिकेट, वो लास्ट मिनट टिकट आप। अच्छा बताना आपको ये कि बाय द वे कराची में तो ई टिकट चल गए थे, लेकिन लाहौर में अब ऐसा नहीं है। पीसीबी ने लाहौर के लिए थोड़ी सी पॉलिसी तब्दील की है, अब आपको प्रिंट आउट कराने पड़ेंगे। सो पहले से जाके आप कज़ाफ़ी स्टेडियम से अपने ई टिकट प्रिंट आउट करा लें, ताकि आपको गेट के ऊपर लाहौर वालों किसी किस्म की खारी या मसले का सामना ना करना पड़े। सो ये ना कहिएगा हमने आपको बताया नहीं, हमने आपको बता दिया है। इन केस यू हैव एन ई टिकट, आप जाके कज़ाफ़ी स्टेडियम से प्रिंट आउट अभी से करा लें। और कल का वो मैच था जिसे देखने के बाद आज़म जब मैच ख़त्म हो गया, उसे देखने के बाद एक दिल में उमंग सी जागी कि काश ये मैच हम स्टेडियम में बैठ के देख रहे होते।
अच्छा जी, अभी अब आपको कुछ दिखाना चाहते हैं क्योंकि मैन ऑफ द मैच जीता हारिस रऊफ ने, और उनका क्या, आपको पता ही है क्या किया था उन्होंने, एंड में तबाही फेर दी थी, तबाहियां मार दी थी, लेकिन व्हाट ही हैड टू से ये सुन लेते हैं। यू नो व्हाट आई लाइक वाज कि किस तरह हारिस हसनैन की तारीफ कर रहे थे, और ये लिटरली वो फीलिंग है, बड़ी रेयर वैसे ये फीलिंग होती है, लेकिन विद दिस टीम हम काफ़ी अरसे से फील कर रहे हैं कि दे आर सो वेल ऑयल्ड, सो वेल जेल्ड, एक दूसरे से भी बनती है, दे फील लाइक अ टीम एंड दे एक्ट लाइक अ टीम, यू नो। कोई अच्छा, आपको पता है कि कि अल्टीमेटली हसनैन के ओवर में 24-25 रन बन गए थे और उसकी वजह से मैच जाता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन यू कैन नॉट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम हसनैन, क्योंकि उन्होंने शुरू में नई बॉल के साथ प्ले के दौरान तबाह कौन बॉलिंग की थी। सो हसनैन को सर्टनली हमारे जो कोचेज हैं, हमारी जो टीम है, उनको स्ट्रैटेजाइज करना है कि अगर हसनैन जो है, हर बॉलर की कोई स्ट्रेंथ होती है, अगर हसनैन नए बॉल से ये तबाही फेर सकते हैं जो उन्होंने कल फेरी इनिशियली, तो फिर उन्हें एंड में प्रॉब्ली ना लेके आया जाए, उन्हें 12वें-13वें ओवर तक या 14वें तक महदूद रखा जाए। सो कैपिटलाइज ऑन द स्ट्रेंथ्स दैट यू सी इन दिस सीरीज, और फिर सर्टनली एक यूनिट बन के आप जब खेलते हैं तो फिर यही होता है कि हारिस खड़े हुए हसनैन की तारीफ कर रहे हैं, और दो मैन ऑफ द मैच हैं और उनका बड़ा अहम किरदार है, लेकिन लिटरली हसनैन के किरदार को भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। आई जस्ट लाइक द फैक्ट कि जिसको एंड में मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो भी मिले ना मिले, लेकिन रिकग्निशन होनी चाहिए कि सारों की क्या कंट्रीब्यूशन थी, और ये कल वाले मैच में बड़ी अच्छी तरह देखा गया। वैसे खुदा की करनी है, वैसे तो हमेशा खुदा की ही होती है, लेकिन कल हम मैच हम नहीं जीत रहे थे, हम मतलब बस कि वो लिटरली कन्नों से जैसे कहते हैं ना, जीत बिल्कुल मतलब ऐसे करके कोई खींच के कहीं से निकाला है और वो जीत हमारे नाम हो गई। अब मेरी बात सुने हुमा, if you don't end up loving this team, what else would you do? Yeah, you don't have a choice really. तो ये भी एक है कि और आसिफ अली के 12 रन लिटरली तनकीद का निशाना बने, लेकिन कल के मैच को जीतने में वो 12 रन बड़े अहम रहे हैं। फिर उस्मान कादिर का वो एक कैच ही जो सुपरमैन टाइप कैच, उन्हें खुद भी हम कितने मेमोरेबल वैसे मोमेंट्स कल के याद कर रहे हैं। देयर वर मल्टीपल मेमोरेबल मोमेंट्स इन यस्टरडेस मैच, सो इट वाज इंडीड ओवरऑल पैकेज धमाकेदार एंटरटेनिंग मैच, जो कि पाकिस्तान अल्टीमेटली जीत भी गया, तो उससे और ज़्यादा हमें खुशी है। सो उस्मान कादिर का वो कैच भी, मतलब मुझे लग रहा था उन्हें खुद भी यकीन नहीं आ रहा, वो बेसुध पड़े हुए थे कुछ देर के लिए कि हमसे हो क्या गया है। वो हाथ में ही रह गया था बॉल और वो पड़े हुए थे नीचे, बट एनीवे ऑल इन ऑल बहुत अब ये सीरीज और ज़्यादा एक्साइटिंग हो गई है, अब इक्वल हो गया ना, अब मामला तो बिल्कुल मतलब बड़े लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए हैं, दोनों के इक्वल जीते हैं और हार हैं, और अब आगे देखते हैं कि लाहौर में क्या होता है। आगे जाके हम इस पे तफसील से और बात कर लेंगे। वैसे तो काफ़ी हमने तफसील से अभी भी बात कर ली है, लेकिन हम 1 घंटा लिटरली वैसे कम से कम इस पे गुजार सकता हूँ। You know, then again, cricket is one of those things, especially those matches where we win, we do want to talk about. अच्छा, एक और ज़रा एक थॉट है जो हम शुरू में क्या नहीं डिस्कस करते चलें। कुछ लोगों की परफॉर्मेंस है जिन पे प्रॉब्लम रिव्यू अप किया जाना चाहिए, या जितने मौके उनको दिए गए हैं अगर दूसरों को भी दिए जाएं, जैसे कि खुशदिल शाह, मतलब कल भी वो नहीं चल सके, बहुत मौके ऑलरेडी उन्हें पाकिस्तान टीम की तरफ से दिए जा चुके हैं। सो क्या इसके बारे में वाकई को सोच रहे हैं, मतलब जितने मौके उन्हें दिए गए हैं, क्या प्रॉब्ली हम हैदर को भी उतने ही मौके देकर चेक कर सकते हैं? अब मेरा ख्याल है कि लाहौर की सीरीज़ जो है, लाहौर का जो लेग है सीरीज़ का, वो एक बेहतर मौका है, एक अच्छा मौका है किसी और को ट्राई करने का इंस्टेड ऑफ खुशदिल। मे बी दिस इज जस्ट अ ओपिनियन। ये तो बात होगी दोबारा से क्रिकेट की, एंड ऑफ कोर्स एज वी प्रॉमिस इसके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन कैसे हो सकता है जी कि जहाँ इतनी कोई गर्मा गर्म पॉलिटिक्स हो जिस मुल्क में, वहाँ क्रिकेट कैसे प्रेसिडेंस ले सकता है? तो लिहाजा जहाँ क्रिकेट जो था वो हमारे साथ साथ चल रहा था कल, पॉलिटिकल बहुत कुछ चल रहा था वहाँ पे, बहुत डेवलपमेंट्स थी, और लिटरली अगर हम ट्विटर पे नज़र रखते हैं ना, टीवी से ज़रा हटा के, तो थिंग्स वर जस्ट हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, जिसके बारे में मेरा ख्याल है बात अच्छा कर एक बात तो हम पहले से अटकी हुई है, वो उस पर हम तफसील से आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन एक एटमी मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस की घंटों की रिकॉर्डेड ऑडियोज़ एक डार्क वेब पे फॉर सेल पड़ी हुई हैं, और मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं ये सोच के ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और ये कैसे हो गया। मतलब दिस इज मैसिव। अब उसमें क्या बातें हुई, क्या हम थोड़ी देर बाद उसके बारे में भी बात कर लेंगे, बट द वेरी फैक्ट कि वहाँ से हर चीज़, एनी कॉन्वर्सेशन दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, वो सब कुछ बाहर है। ये मजाक है, वैसे ये मजाक है। इट मेक्स यू फील ना कि हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारा सिक्योरिटी अपरेटस है,
मतलब हम कितने सेफ हैं और सिक्योर हैं। बट एनीवे, साथ साथ ही आपको ये बता दें कि 5 साल बाद नून लीग के रहनुमा इसहाक डार आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ लंदन से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं फाइनली, और तवक्को है कि इसहाक डार कल वज़ीर ख़जाना का हल्फ भी उठाएंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पेश कर दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना के लिए नामज़द कर दिया है। और साथ ही आपको बताएं कि मिफ्ताह इस्माइल ने सोशल मीडिया पर तस्दीक भी कर दी है, कहा पाकिस्तान पहुंचकर बाकायदा इस्तीफ़ा देंगे। और अगरचे नवाज शरीफ ने मिफ्ताह इस्माइल की मईशत के लिए खिदमात को सराहा है, लेकिन पहले दिन से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों से खुश नहीं और नून लीग को इसका बड़ा सियासी बोझ जो है वो उठाना पड़ रहा था। नवाज शरीफ को उम्मीद है इसहाक डार ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्क की मईशत को चला सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हालांकि मौजूदा हालात में इसहाक डार के पास वैसे कौन सी को जादू की छड़ी है ये भी जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इसहाक डार की वापसी सियासी लिहाज से भी नून लीग के लिए बड़ी अहम है। एक तासुर ये दिया जा रहा है कि इसहाक डार के बाद अब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, एज एन उसकी राह हमवार की जा रही है। ये तमाम तर सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन साथ ही 12 घंटों में वज़ीर आज़म हाउस की 2 ऑडियो लीक सामने आई हैं जिसने हुकूमती हलकों में हलचल मचा दी है। वैसे हमें लग रहा है कि इससे ज़्यादा हलचल होनी चाहिए थी, मतलब इस पर ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन कॉल की जानी चाहिए थी कि ये हो कैसे रहा है। ऑडियो के सियासी असरात तो होंगे जो होंगे, लेकिन मुल्क की सलामती के मामलात भी बड़े एट रिस्क आ गए हैं, बड़े संगीन सवालात उठ रहे हैं। मंजर आम पर आने वाली एक मुबैना ऑडियो में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा इजलास में PTI के इस्तीफ़ों की मंजूरी पर मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी ऑडियो में एक शख्स गुफ्तगू के दौरान मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ को बता रहा है कि मरीम नवाज़ अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट दरामद करने का कह रही हैं। मामला इक़्तिसादी राबता कमेटी में जाएगा, इससे मुश्किलात पैदा होंगी और शहबाज शरीफ ने भी इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा कि मैं मरीम को समझा दूंगा। नून लीग की जानिब से इन मुबैना ऑडियो क्लिप्स की कोई तरदीद सामने नहीं आई है। इनफैक्ट इत्तेहाद ग्रुप जिनके पावर प्लांट की बात हो रही थी उनकी एक तफसीली स्टेटमेंट भी सामने आ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो हमने इमरान खान साहब के दौर में ही दरामद कर दिया था जब कोई इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं थी। लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, अगर PM हाउस में कोई आला फिट है तो सीरियस मामला होगा। बिल्कुल, अगर तो ये बात साबित हो प्रोब या इंक्वायरी के नतीजे में कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो बग था या वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग का कोई इंतज़ाम या कोई डिवाइस जो है वो मौजूद थी, तो वाकई फिर ये सीरियस मामला है और इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इसकी इंक्वायरी जो है वो एक ऐसी टीम से होनी चाहिए कि जिस टीम में तमाम हमारी जो एजेंसीज़ के लोग हैं और बड़े हाई लेवल के लोग जो है वो होने चाहिए। अच्छा जी, और साथ ही ऑफ कोर्स इमरान खान आपको पता है कि इस अहम मामले पर बयानबाजी का मौका कहाँ हाथ से जाने देते हैं। कहते हैं कि मरीम नवाज़ अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करवा रही थी और तजारत खुली नहीं, आधी मशीनरी गैर कानूनी तौर पर आ भी गई, जिसपे उन्होंने कहा है इस ग्रुप के तर्जुमान ने कि आधी मशीनरी इमरान खान साहब के अपने दौर में आई थी जिस वक्त कोई पाबंदी नहीं थी। अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनी है, मरियम अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। आधी आ गई है और आधी सिफारिश कर रही है कि वो आधी मशीन भी मेरे दामाद के पास ले आओ कि नाजायज काम कर रही है। इक्तदार के जरिए जात को फायदा करवाना, इसको करप्शन कहते हैं। हमने हिंदुस्तान से तजारत बंद की थी, ये हुकूमत ये आके कोशिश कर रही है वो तजारत खोलने की और अभी खुली नहीं है। लेकिन मरियम का दामाद गैर कानूनी तौर पे मशीन हिंदुस्तान से ले रहा। दूसरी जानिब रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने ऑडियो लीक पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सियासी सिक्योरिटी और खारजा मौज़ूआत पर गुफ्तगू अब सबके हाथ में है। मतलब सवाल तो बड़ा अहम है, हुकूमत हो या अपोजिशन, इन ऑडियो लीक्स पर सभी तशवीश का शिकार हैं। और माजी करीब में हमने देखा कि शौकत तरीन, बुशरा बीबी और मरीम नवाज़ की ऑडियो तवातुर के साथ सामने आती रही हैं। लेकिन ये मामला एक वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक का सर्टनली नहीं है, ये मुल्क की सलामती का मामला है जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क और चैलेंज बन गया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। तलाल साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तलाल साहब, वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स जो सामने आ रही हैं,
इनमें मरियम नवाज साहिबा का किरदार बहुत से सवालात उठा रहा है, लेकिन ऑडियो लीक सर्टनली नहीं होनी चाहिए। ये सारा मामला राना सना कहते हैं इंक्वायरी हो गई है, लेकिन अभी हम इस पर बात कर लेते हैं। तो वो किस तरह से सीनियर और तजर्बाकार लोगों को इस तरह गाइड कर रही हैं या सॉर्ट ऑफ उन्हें ऑर्डर दे देती हैं, जिसमें मुबैना तौर पर एक सियासी फ़ायदा भी शामिल था जो ऑडियो लीक में सामने आया है। सवालात तो उठेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस और इस ओहदे का इस्तेमाल किया जा रहा है मुबैना तौर पर उनकी तरफ से। सबसे पहले तो ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच है। हुकूमत बड़ी संजीदगी से इसे देख रही है और इसकी तहकीकात होंगी ये और होनी चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की उनके पीछे तो उनके सियासी मुखालफिन बड़ी देर से लगे हुए हैं। ये मामला डॉन लीग से भी पहले से शुरू हुआ और उसके बाद से ये चलता आ रहा है। कोई वो तो ना मरियम नवाज़ की ज़ात को छोड़ते हैं, ना जब उनकी वालदा बीमार हुई उनको उन्होंने छोड़ा, ना उनके बच्चों की शादियां छोड़ी, ना उनके इवन दामाद जो है ये हमारे मुआशरे में बड़ी इज़्ज़त की जगह होते हैं, ना उन्हें किसी ने छोड़ा। और लेकिन हर लम्हे और हर हमले के बाद मरियम नवाज़ सुरखरू हुई हैं। इस ऑडियो टेप में क्या है? अगर उन्होंने कोई बात कही है, क्या वो कोई कानून के ख़िलाफ़ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करवा रही है? क्या कोई कानून बदलवा रही हैं? बल्कि जो भी इसमें बात आई है उसमें तो लगता है कि हमारी जो निजी गुफ्तगू है, जो घरों की गुफ्तगू है, उसमें भी मेरिट का ख्याल किया जाता है और जो सबसे करीब रिश्ते समझे जाते हैं उनके लिए भी मेरिट से या कानून से हट के कोई राह या कोई उन्हें रिलीफ नहीं दिया जाता। अच्छा तलाल चौधरी साहब, वज़ीर आज़म हाउस जैसे हसास मकाम से इस किस्म की बातें सामने आ जाना कोई ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर, ये तो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म हाउस में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पार्टी को तशवीश है इस पे और करना क्या है, प्लान क्या है, किस तरह फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह हो रहा है सब कुछ? देखिए, ये इस पे तशवीश तो सिर्फ पार्टी को नहीं, हुकूमत को नहीं, बल्कि तमाम अदारों को होगी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कि इस तरह अगर वहाँ बग हो रहा है या वहाँ इस तरह की डिवाइसेस लगी हैं, ये तो चले एक निजी गुफ्तगू थी बहुत सारी और कुछ सियासी गुफ्तगू हैं, लेकिन अगर जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के इजलास उधर होते हैं, अगर उनकी गुफ्तगू और वहाँ की वो तमाम चीज़ें इस तरह ही चौराहों पे और ढाबों में डिस्कस होंगी और इसी तरह ही हैक होंगी, तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और ये वाकई एक परेशान होने वाली बात है और ये तशवीशनाक बात है। और इस पे यकीनन जिन लोगों की प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी की ड्यूटी है, उन लोगों को मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इसकी यकीनन जैसे ही वो वापस पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम यही होगा। और ये यकीन इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये किसी का अपना घर नहीं है, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है और पाकिस्तान के जो मामलात हैं और पाकिस्तान के लिए जो कौमी मुफाद के और सिक्योरिटी रिलेटेड जो मामलात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनका महफूज होना ज़रूरी है। यकीनन अभी आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कुछ ऑडियोज़ तो ऑब्वियसली हमने सुनी है, हमें क्या पता कि अभी कितनी हैं। और ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत की बल्कि इससे पहले वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी मुबैना ऑडियोज़ की बात की जा रही है कि वो भी आ सकती हैं। अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं चौधरी साहब, अब खर्चा है कि बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आप भी सर्टनली इसकी तफ्तीश चाहेंगे और राना सना कह रहे हैं कि तफ्तीश हो भी रही है, लेकिन इमरान खान साहब का भी इस पे ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। इस एक मामले पर सब एक पेज पर हों तो फिर एक तहकीकाती फोरम बन सकता है और बाकायदा इसको सीरियसली, मतलब द सिवेरिटी ऑफ दिस इशू वो नज़र आनी चाहिए। देखिए, इमरान खान तो हर मामले को सिवाय इसके कि किसी तरह दोबारा वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे पहुंच लें, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमरीकी साजिश को पहले इस्तेमाल करने की कोशिश की, फिर अमेरिका से माफ़ी मांग ली, उसके बाद शहीदों का जो हेलीकॉप्टर केस था उस पर कोशिश की सियासत करने की, फिर उनके शहबाज गिल ने एक बगावत की कोशिश की, फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की अपॉइंटमेंट को ब्लैकमेलिंग बनाने की कोशिश किया। यानी कोई चीज़ ऐसी वो छोड़ते नहीं है जिसको वो ब्लैकमेलिंग करके किसी तरह इक़्तिदार के उस कुर्सी तक पहुँच सकें। तो खान साहब अगर इतने सीरियस आदमी नहीं है
कि, और दूसरी बात, उनको नेशनल सिक्योरिटी से क्या है, यानी वो तो खुद कभी IMF की डील तोड़वाने की कोशिश करते हैं, कभी पाकिस्तान के अदारों पे यानी अहम तरीन अपॉइंटमेंट पे हमला करते हैं, कभी पाकिस्तान के बाकी जो कौमी मुफाद के मामलात हैं यानी बगावत तक का और सिविल नाफरमानी तक की सियासत में वो बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको, वो तो चाहते हैं कि टूट फूट हो, वो तो शायद उनका ये मतमा नज़र ही नहीं कि पाकिस्तान जो है वो महफूज होना चाहिए, उसका वज़ीर आज़म महफूज, वज़ीर आज़म हाउस महफूज होना चाहिए, उसका कौमी मुफाद महफूज होना चाहिए। वो सिर्फ अपनी ज़ात तक घूमते हैं, उन्हें कौमी मुफाद या पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं। शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। सो एक सीरीज़ ऑफ ऑडियो लीक्स है, अब आप खुद अपने तय ये फैसला कर लें कि ये ज़्यादा धमाकेदार है, ये वो 5 किरात के हीरो वाली ज़्यादा धमाकेदार थी, या फिर वो शौकत तरीन साहब की जो वज़ीर ख़जाना सूबाई वज़ीर ख़जाना के साथ पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को डीरेल करने की प्रॉपर प्लानिंग कर रहे थे, वो ज़्यादा तबाहकुन है। बट इट्स नॉट इवन कौन सी ज़्यादा थी, कोई इसको तो तोल नहीं रहे। द पॉइंट इज़ कि किस तरह आउट होती हैं और ये कितनी पड़ी हुई है इस वक्त उस पूरी किटी में जहाँ से ये निकल रही हैं, जहाँ इट फील्स लाइक कि हर चीज़ ही फिर रिकॉर्ड होती होगी। तो दिस रियली नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और ये मेरा बस ट्रेजेडी पता है पाकिस्तान की क्या है कि सब लोग चाहते हैं कि ये जो किटी में चीज़ें पड़ी हुई हैं ये हमारे मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाएं, दूसरे को गिराने के लिए हमारे मफाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाएं। ये किटी में चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, इस पे हकीकी कोशिश या जद्दोजहद कोई नहीं करता। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि अवाम जिसको एक्चुअली फ़ैसला करना चाहिए, जिसको जो बात अच्छी लगे बुरी लगे, उनकी कोई सही बीच में नहीं होती, आपस में ही लगे रहते हैं सारे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिब्यूट भी है, म्यूजिकल। सी यू मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। नूर मुकद्दम की तर्ज का एक और कत्ल इस्लामाबाद में हुआ। आपको पता है उसकी हुदूद में सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ ने अपनी बीवी सारा को डंबल 40 किलो का मार के मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। उसकी ये तीसरी शादी थी। लर्जा खेज़ इमेजेस हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप पे काफ़ी दिन हो गए सर्कुलेट कर रहे हैं। चक शहजाद के फार्म हाउस पे ये वारदात हुई है। अदालत ने मुलज़िम शाहनवाज़ को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। सवालात कुछ उठ रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब को क्यों इस केस में हिरासत में लिया गया है, तो यही हम ज़रा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद में, उनकी नज़र है इस केस पे, उनसे बात करते हैं। अयाज, 2 बातें। सबसे पहले तो अयाज अमीर साहब को क्यों इस केस में हिरासत में लिए, उनका जिस्मानी रिमांड है, और दूसरा अपेरेंटली विक्टिम की जो मदर हैं उन्होंने ही कॉल करके पुलिस को बुलाया था। ये सारी चीज़ें ज़रा क्लैरिटी के साथ हमें बता दें। देखिए हुमा, बाकी चीज़ें तो रिपोर्ट हो चुकी हैं, ये मर्डर कैसे हुआ, शादी कैसे हुई, तमाम हम इसको ऑलरेडी जियो पे रिपोर्ट कर चुके हैं। इसके अंदर जो थोड़ी सी चीज़ आप समझ रही हैं कि अयाज अमीर को गिरफ्तार क्यों किया, किसने किसको कॉल की, थोड़ा सा बता दूं। जब ये मर्डर हुआ तो क्योंकि इस खातून पे जो मकतूला सारा है, इसके पेरेंट्स यहाँ नहीं होते, इसके पेरेंट्स कनाडा में होते हैं। ये खुद कैनेडियन नेशनल है और UAE में ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में काम करती थी। सोशल मीडिया पर रब्ता हुआ, इस शख्स से शादी हुई, यहाँ ऑफ एंड ऑन आती रहती थी, फिर एक डिस्प्यूट पड़ा, ये पैसे मंगवाता रहा, फिर एक गाड़ी इसने खरीदी यहाँ पर मकतूला ने, वो इसने धोखे से अपने नाम करा ली, ये आई थी। और अब ये बात है कि ये जब आई है जुमरात को, तो ये खुद आई है मेट्रो पे, इसको लेने भी मौसूफ नहीं गए एयरपोर्ट, तो ये खुद यहाँ पर पहुंची। उसके बाद ये शाम से तकरार शुरू हुई, ये सारा मामला हुआ। ये अयाज अमीर साहब क्यों बीच में आए, या उनकी जो एक्स वाइफ समीना को कैसे इन्वॉल्व किया गया। जब ये सारा मामला हुआ तो 2 चचा है इनके, एक कर्नल रिटायर्ड है और एक रहीम साहब है जो इस्लामाबाद में ही रहते हैं। ये रियल अंकल है मकतूला सारा के। उन्होंने पुलिस को एक दरख्वास्त दी, क्योंकि इसमें पुलिस मुद्दई है, क्योंकि उनके पेरेंट्स वहाँ थे और FIR होनी थी, FIR लेट नहीं हो सकती थी, तो FIR तो होगी पुलिस की मुद्दईयत में 302 का। उसके अंदर शाहनवाज को जो है वो नॉमिनेट किया गया। उसके बाद उन दोनों ने, जो इनके रियल चचा है, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जी अयाज अमीर और उनकी जो एक्स वाइफ है समीना, इन दोनों ने मिली भगत से जो है वो कत्ल करवाया है हमारी भतीजी को। उस दरख्वास्त की पायदाश में अदालत ने जो है इन दोनों को शामिल तफ्तीश भी करवाया है और इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवाए हैं। उसमें फिर एक 109 की क्लॉज, यानी ईमा पर, उसके अंदर ये होता है कि 109 ये होता है कि आप किसी की ईमा पर ये काम करते हैं, तो उस दरख्वास्त को ये ग्राउंड बनाया गया कि जी ये सारा कुछ जो भी हुआ वो अयाज अमीर और उनकी जो एक्स वाइफ समीना है, उनकी ईमा पर ये सारा जो है वो एक स्क्रिप्टेड काम था कि ये हमारी भतीजी को यहाँ बुलाकर
उसको मारा गया। अच्छा, तो ये मकतूला के अहले खाना की तरफ से दरख्वास्त दी गई है, यानी कि मकतूला के अहले खाना ने दरख्वास्त दी कि उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक इनकी इमा पर यह वारदात हुई है। अब ये बता दीजिए कि बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों को समझ में शायद नहीं आते। ये बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, एकम्प्लिश थी, दुनिया देखी हुई थी, क्या हुआ एग्जैक्टली? इस आदमी की पहले 2 शादियां पहले भी नाकाम हो चुकी हैं। क्या इस खातून को, सारा को, इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड सब पता था? देखिए अब्दुल्ला, ये कनाडा में पढ़ती रही, कनाडियन नेशनल है, वहाँ पर स्टडीज करती रही, इकोनॉमी पढ़ती रही, और 37 इसकी एज थी। तो हर बंदे को एक टाइम आता है कि भी आप सेट हो जाओ। तो ये खुद चाहती थी कि सेट हो जाऊं। जो हमारे इनके जो फेसबुक या जो सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं उनसे हमारी किसी न किसी लेवल पे बात हुई। तो ये सारा चाहती थी 3 महीने पहले कि अब मैं कहीं सेटल हो जाऊं। तो इस शख्स से इसका राब्ता इंस्टाग्राम पे हुआ, जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है, और वहाँ पर इनके आपस पता नहीं अयाज, हम आपसे इतनी देर से बात कर रहे थे, बिल्कुल सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयाज जो बात बता रहे थे कि इस शख्स से उनकी मुलाकात हुई इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन द आयरनी इज़ कि ये शख्स इज़ नॉट अ नोबडी। मतलब ये एक वेल सेटल्ड, वेल नोन फैमिली है, इस्लामाबाद में सेटल्ड हैं, चकवाल की बहुत वेल नोन फैमिली है। इनके फादर एक बहुत ही सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं, कंट्रोवर्शियल भी अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट एन अननोन फैमिली जिनके बारे में उनको ना पता हो। ये बता दीजिएगा, जो आप कंटिन्यू कीजिएगा, और फिर हम ये भी जानना चाह रहे थे कि जो कातिल है उसने अब तक क्या बयान दिया। मतलब वो वही बातें हैं कि ये कोई साजिश थी, उसे लग रहा था, मतलब वो इज ही इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, वो साइको है या उसका दिमागी एनालिसिस कोई हुआ है? साइको, देखिए जी अब्दुल्ला, ये जो जाहिर जाफर वाला केस या ये जो शाहनवाज वाला केस है, बेसिकली ये जो आइस का नशा करते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये आइस एक ऐसा नशा है जो इंसान के अंदर एक खौफ पैदा करता है। बेसिकली हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई जो रिहैब करते हैं, तो हम जो उनसे पूछा कि ये मामला क्या होता है। जो इस किस्म के ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा होता है कि जी जब ये किसी के साथ तू तकरार करते हैं या किसी के साथ उलझते हैं, तो एक खौफ आता है कि ऐसा ना हो कि ये मुझे मार दे। तब जब इनकी तू तकरार हुई तो उस दौरान इस शख्स को ये लगा कि ये मुझे मार देगी, इससे पहले कि वो सारा कुछ करती इसने उस पर अटैक कर दिया। तो उस हवाले से एक तो ये बात सामने आ रही है अभी तक कि इसने एक खुद साख्ता अपने जहन में चीज़ बना दी कि पता नहीं ये सारा मुझे मार देगी और मैं मर जाऊंगा। एक तो ये बयान है। दूसरी बात ये कि क्योंकि सारा आई इसीलिए थी कि वो इसके साथ ये चीज़ें सेटल करे कि जो मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे उसका भी हिसाब दो, जो तुम्हें मैंने गाड़ी दी थी वो गाड़ी तुमने अपने नाम करा ली। फिर उसके बाद इसने बाकी भी कुछ मामला उसके साथ प्रॉपर्टी के हवाले से कि हमने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, उस हवाले से कुछ बात हो रही थी। तो ये कुछ मामला सेटल करने के लिए वो यहाँ आई थी, और आई भी खुद है, अनअनाउंस्ड आई है, इसको बताया भी नहीं। वो खुद आई है एयरपोर्ट से, खुद अपनी प्राइवेट कन्वेंट्स लेके यहाँ पर घर आई है और बात हुई है। इसकी माँ को पता था कि इनकी आपस में जो ताल्लुकात हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, और ये सारा मामला इसकी मदर, इसकी जो एक्स वाइफ है याज अमीर की, उसके नोटिस में था। लेकिन ये सारा जो मामला जो सामने आया है वो इसी वजह से आया कि इनकी आपस में जब तकरार शुरू हुई तो इस मुलजिम ने तो ये कहा कि जी ये मुझे क्योंकि खौफ था मुझे मार देगी, तो इसलिए फिर हमारी तू तकरार शुरू हुई और मुझे लगा कि ये मुझे मारने वाली है, तो मैंने पहले इसको मार दिया। बट ऐसा नहीं हुआ। उसको ये लगा कि अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये मुझसे पैसे भी ले रही है, गाड़ी भी ले रही है, और हमारा ये रिश्ता अब, क्योंकि पहले ये 2 रिश्ते टूट चुके थे, ये तीसरा रिश्ता जो जैकपॉट उसको लगा हुआ था, एक सेटल लड़की जो अच्छा कमाती भी थी, इंडिपेंडेंट भी थी, और इसकी पूछती भी नहीं थी कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसकी होता है कि एक आपके ऊपर एक लायबिलिटी होती है, एक लायबिलिटी भी नहीं थी, ये फ्री था अब हर चीज़ के अंदर। तो इसको लग ये खौफ रहा था कि ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, तो इसके फिर इसने ये स्टेप उठाया। इसके अलावा जो जब ये मर्डर हुआ तो इसके अंदर 6 फ़ोन रिकवर हुए हैं अब्दुल्ला हुमा। 6 फ़ोन में से 5 इस शख्स के हैं, और 1 फ़ोन जो है वो सारा का था, जो इसने वारदात के बाद उसको उसी डंबर से तोड़ दिया। अब 1 फ़ोन अपना तोड़ा, 1 सारा का तोड़ा, ताकि सारा डाटा जो इनकी आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है, इससे पहले भी ये जब आ रही थी या उसके बाद भी, तमाम उसके अंदर जो भी डाटा था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। फिर इसने मुकम्मल तौर पे अपनी सेंसेस में उसके बाद पोस्ट मर्डर एक्शंस भी करता रहा। कितना आसान कि किस तरह से एविडेंस को मिटाना है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, लेकिन ही न्यू सो वेल कि क्या एविडेंस। अयाज अगर कुछ कहना चाहें जल्दी से जी। एक और जो काम इसने किया, इसने जो कैनेडियन पासपोर्ट था सारा का, उसको सीजर के साथ काट के उसको फ्लैश कर दिया।
उसके बाद उसके 2 से 3 पुर्जे मिले पुलिस को, वो पासपोर्ट तो नहीं मिल सका, उसको भी इसने काट के उसके बाद ये अपने फादर के साथ राब्ते में रहा और ये सारा उसको बताता रहा कि ये मेरे साथ ये कुछ हुआ है। तो अभी पुलिस इसको स्टैब्लिश कर रही है कि एक्चुअली जो इसका मर्डर का टाइम क्या है, ये आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही है कि डेथ ऑफ टाइम क्या है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं, लेकिन एक कंपैरिजन 100% आप नूर मुकद्दम केस के साथ इस तरह बना सकते हैं कि जो अक्यूज्ड है, जिसने अपेरेंटली अब तो कन्फेस भी कर रहा है कि कत्ल किया है, वो अपने बाप के साथ इन कम्युनिकेशन था, फ़ोन पे राब्ते में था। थोड़ी सी सिमिलैरिटी इस तरह भी होती है कि आज अमीर साहब ने खुद भी ये कह दिया है कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है और बेसिकली कन्फेस कर दिया है कि वो ड्रग एडिक्ट भी है। तो बहुत सी चीजें जो है उन्होंने खुद भी बता दी हैं। ठीक ठाक होशो हवास में था कि मतलब कत्ल के बाद पासपोर्ट काट रहा है, पासपोर्ट काट रहा है, फ्लश कर रहा है, फोन तबाह कर रहा है, एज एन एविडेंस अपनी तरफ से मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता कराता भी कुछ नहीं था। खातून का जो असासाजात और उसके पैसे और उसकी कमाई थी उसी पे पल रहा था। इस बात से इतनी बातें निकलती हैं जैसे उस खातून का इस उम्र में शादी कर लेना, बिकॉज हर किसी को सेटल होना होता है। इस पे हम पूरा एक शो अलहदा करेंगे, ये व्हाट इज दिस सेटल्मेंट। और एक और शो इस पे भी किया जा सकता है कि अल्लाह मियां सबको औलाद की आजमाइश से महफूज रखे, लेकिन हम समेत वो जो लोग इर्द गिर्द बैठ के पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं और प्रॉब्ली अपना घर ऐसे में कहीं निगलेक्ट हो जाता है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करें? 40 साल तक आप अपनी औलाद के पीछे तक तो नहीं भाग सकते, मतलब 40 साल का ऑलमोस्ट ये आदमी होगा। हाँ, लेकिन इसने 40 साल की उम्र में जाके आइस नहीं उठाई थी, ये बचपन से ही कुछ कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली सीन है। एनीवे, सो दिस इज द लेटेस्ट दैट वी हैव सो फार ऑन दैट। अभी हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और डू राइट इन टू अस और अपना ओपिनियन। एक और विजुअल्स जो कल आपने देखे होंगे, जो क्रिंज विजुअल्स जिनको कहते हैं ना, उनके बारे में भी हम बात कर दें कि लंदन में तहरीक इंसाफ के हामियों ने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को घेर लिया और बदतमीज़ी की इंतहा कर दी। मतलब दे क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, बेहुदा जुमले कसे, घटिया इल्ज़ामात लगाए, गालियाँ दी, चोर चोर का शोर मचाया, उनके पीछे भागे सड़क पर, मतलब कि पागल ही कर दिया बिल्कुल। इट वॉज एम्बेरसिंग। मतलब आफरीन है कि मरियम औरंगज़ेब को उस तरह शायद विजुअली उनको फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो देख रहा था ना, एंड आई कैन ओनली इमेजिन जो वहाँ लाइव देख रहे होंगे ये शो, ख़ास तौर पे जो कि शायद पाकिस्तान को उस तरह जानते भी ना हो, पाकिस्तानियों को ना जानते हो, उनको क्या पता चला होगा हमारे अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को लग रहा है कि जनाब मरियम औरंगज़ेब की कहीं इसमें बेइज्जती हो रही है। आप यकीन मानिए, आप अगर थोड़ा भी शऊर रखते हो तो आपको एहसास होगा कि मरियम औरंगज़ेब का तो कद बड़ा ही है इस सारे एपिसोड में। असल बेइज्जती उन लोगों की हो रही है जो अपने मुल्क का पागलों की तरह दीवानावार, जैसे किसी जहनी मरीज़, जैसे किसी जहनी मरज में मुब्तला हो, हवा में किकें मार रहे हैं, मुक्के उछाल रहे हैं, भांपू लेके कॉफी शॉप में घुसे हुए हैं, लेके लंदन में वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं और असल बेइज्जती उन्हीं की हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने देखा है कि कभी कभार खान साहब भी जब अपने अदालत से इधर उधर पेशी कर रहे होते हैं, हालांकि खान साहब इतने पब्लिक फिगर नहीं हो सकते कि लोग उनके इतने नज़दीक आ जाएं, बट एनीवे सहाफ़ी पे जब उनसे सवाल कर रहे होते हैं ना, तो वो अपना एक डेकोरम रखते हैं, आगे से जवाब वगैरह नहीं देते। तो ये सियासतदान जो है ना, मरियम औरंगज़ेब हो या इमरान खान हो या कोई, दे आर नॉट गोइंग टू शो। ये इतने मतलब पक्के हो चुके हैं कि वो अपने दिल के तासुरात आप पे उस वक्त आपको आगे से सुनाएंगे नहीं, गाली गलोच नहीं करेंगे। सो लिहाजा गंदे कौन होंगे? आप होंगे। सो ये पब्लिक में जाके करना और एक्सपेक्ट करना कि आगे से कोई रिएक्शन मिलेगा और हम उसकी वीडियो बना के वायरल करेंगे, ये इसीलिए कर रहे होते हैं, ये इसीलिए कर रहे होते हैं। वैसे खान साहब को तो जो सवाल नहीं पसंद आता वो उसका मना कर देते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक या खतरनाक हो गया हूँ। लेकिन मरियम औरंगज़ेब की हमने एक वीडियो देखी, वो एक खातून सपोर्टर को एक्चुअली तहम्मुल के साथ समझा रही थी, उसकी भी इन्हें दाद देनी बनती है। और सर्टनली बहुत से लोगों की निगाह में इनका कद इसलिए बढ़ गया है जो इन्हें नहीं भी पसंद करते थे ना, वो इस इंसिडेंट के बाद लिटरली आपने तो इनके लिए काम आसान कर दिया कि लोग जो इन्हें नहीं पसंद करते थे वो इन्हें अब पसंद करते हैं, क्योंकि आपने अपने मुल्क का मजाक बनाया है। एक और बात कि ये एक छोटा सा टोला है जिसमें वो एक बच्चा है जिसको कहते हैं पता नहीं क्या, वो कुछ करता है, पढ़ता लिखता है नहीं करता, और वो एक पीटीआई का पेट्रोल है प्रॉब्ली एहतशाम,
हाँ, वो और कुछ एक खातून है बुरके में जो पहले रो रही होती थी जब इनकी हुकूमत जा रही थी। अच्छा, ये जो खातून बाय द वे जो जंपें लगा रही है ना अपने बुरके के अंदर, विच इज़ अ वेरी फनी विजुअल बाय द वे, तो वो कुछ महीने पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हुआ था तो तब भी वो धाड़े मार मार के रो रही थी। मतलब ये 5 लोगों को ही दिल पे इतनी जोर की क्यों लगी हुई है? पूरी एक फिर मजमा निकले और हज़ारों लाखों का, जिस तरह खान साहब भी एक्सपेक्ट करते हैं और कहते हैं, पाकिस्तान में तो खैर हो ही जाता है, बड़े लोग होते हैं। लंदन में ये 5 लोग हैं, मतलब नामों से और शक्लों से आपको याद होगा कि एक छोटा सा टोला है जो अपने आईफोन लेके ना, आई थिंक दे आर ऑन वेलफेयर एनीवे, और कोई काम नहीं है इनको करने को, बिकॉज ये बहुत क्रिंजी किस्म की बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, बेशक आप ए पॉलिटिकल हो, आप पॉलिटिक्स में ही ना बिलीव करते हो, लेकिन इस किस्म के विजुअल्स। अच्छा, एक बात हमने आपसे करनी है, एक और चीज, लास्ट चीज पहले मैं करूंगा उसके बाद हम आप करेंगी कि मेरे प्यारे नौजवानों, इसमें नौजवान भी हैं, यू आर नॉट कमिंग टू टर्म्स विद व्हाट हैज हैपेंड। एक गवर्नमेंट थी जिसको डेमोक्रेटिकली एक तरीकाकार हमारे आइन में दर्ज है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उसे हटा दिया गया। जब दोबारा इलेक्शन होंगे, आपकी मनपसंद गवर्नमेंट, आपका मनपसंद लीडर हो सकता है दोबारा इख्तिदार में आ जाएं। आपके सामने अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, आप क्यों अपने साथ ऐसी हरकतें अटैच करना चाहते हैं जिसका खमियाजा मे बी इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि आप इतने पागल और मोहतर गए होते हैं माजरत के साथ इस सारे सीन में, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसका खमियाजा आपको सारी उम्र भुगतना पड़े, आप ना करें ऐसा अपने साथ। लग रहा है कि इन शक्लों से कि इनको कोई एहसास है, और आप क्यों यूज हो रहे हैं लिटरली हमें आपकी जहनी हालत पे बच्चों, नौजवानों, और एक आध खातून भी हैं, उनसे तो खैर इस उम्र में क्या ही तब्दील होंगी, आपकी जहनी हालत पे तरस आ रहा है और आप किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे सिवाय अपने आप की बेइज्जती कराने के भरे मजमे में और दुनिया भर में। तो लीस्ट इनका कंसर्न होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है, चलो ये लंदन के विजुअल्स दिखा दिए, इन्होंने तो मस्जिद नबवी को नहीं छोड़ा। मतलब कोई जगह तो किसी जगह का एक तकद्दुस होता है, मतलब कुछ तो आप शर्म कर ले, कुछ अपने अल्फाज पे गौर कर ले। आप किसी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह आईना दिखाने वाला खुद क्या चीज़ है, अपने कुछ अमाल से, अपनी कुछ डिग्निटी से अगले को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि मस्जिद नबवी पे जो हुआ था और उसके बाद जिस किस्म का रिएक्शन आया था लोगों की तरफ से, शायद समझ में आ गई हो लोगों के, और फिर आपको पता है सऊदी अरेबिया की तरफ से कानूनी कार्रवाई भी हुई। वैसे वहाँ भी मरियम औरंगज़ेब की हौसले की दाद देना बनती है। चले वहाँ तो इंसान वैसे ही एक और जोन में होता है ना, कोई कुछ भी कहता रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सामने अल्लाह का घर होता है, आप बराह रास्त उसके सामने मौजूद होते हैं, तो आप किसी भी किस्म की कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहते। सो मरियम औरंगज़ेब हम कह सकते हैं कि प्रॉब्ली उसी जोन में हो, और अल्लाह के नबी के दरबार में जब हाजिर होते हैं तो वहाँ अदब के तकाजे कुछ और होते हैं, तो आप प्रॉब्ली उस जोन में हों, तो आप हरम में हों या मस्जिद नबवी में हों, वहाँ पे आप किसी भी किस्म की बदतमीजी का जवाब आपने नहीं दिया। लेकिन लंदन में होते हुए भी उन्होंने जिस तदब्बुर का मुजाहिरा किया है वो भी कमाल है। वी विल मूव ऑन फ्रॉम दिस, ये लिटरली, और ये अगर खान साहब के अगेंस्ट भी इस किस्म की चीज़ें हो रही होती तो हम यहाँ बैठ के उसी के लिए प्रोटेस्ट करते। शुरू में 9 ओवर तक, हमें 8 ओवर तक लग रहा था कि हम एक बड़ा टोटल देने में कामयाब हो जाएंगे। फिर बाद में क्या पिच ने कोई बिहेवियर चेंज किया, या फिर उनकी बॉलिंग इतनी शानदार हो गई कि हम इतना बड़ा टारगेट नहीं सेट कर सके इनिशियली? बड़ा अच्छा सवाल है अब्दुल्ला आपका, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब बहुत आसान है, और वो यही है कि जनाब रिजवान और बाबर आजम के जो खेलने का अंदाज है वो इसीलिए मौजूद बहस बना हुआ है कि वो पहले 10 ओवर में जिस तरह चीजों को लेकर चलते हैं, अगले 10 ओवर में उस तरह फिनिश नहीं कर पाते, ना तो आउट होते हैं ना ही रन बनाते हैं। और कल आपने देखा कि रिजवान कुछ 19वें या 18वें ओवर में आउट होकर गए, लेकिन वो सेंचुरी नहीं कर पाए। लेकिन इस पार्टनरशिप से हटकर अगर हम बात करते हैं तो कुछ फैसलों के हवाले से डेफिनेटली मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जब बाबर आजम आउट हुए, नंबर 3 पर शान मसूद को भेजने का जो फैसला था वो इंतहाई गलत फैसला था। वहां पर आपको आसिफ अली को भेजना चाहिए था या खुशदिल को सेंड करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। और आपको लगा कि वहां पर जिस तरह बाबर और रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे, उससे ज्यादा स्ट्रगल आपको शान मसूद करते हुए दिखाई दिए। सिंगल लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, और ये बात इस एतबार से भी सही साबित होती है, सिर्फ 3 गेंदें खेलने के लिए मिली आसिफ अली को, और 3 गेंदों पर उन्होंने 2 छक्के लगा दिए, और वो 2 छक्के जो थे आपके लिए जीत के हवाले से इंतहाई अहम बने। और आपने जो 3 रन से मैच जीता उसमें आसिफ अली के 2 छक्कों का बड़ा किरदार था, क्योंकि आपके पास
हिटिंग करने वाले बैट्समैन थे। इवन आपके पास कल जो थे वो वसीम जूनियर भी शामिल थे जो लंबी हिटें लगा सकते हैं। तो आपने क्या इनको OLX पे ले जाकर बेचना था? इनको क्यों आपने संभाल के रखा हुआ था? या तीसरे नंबर पर आप कह रहे हैं कि हम खुशदिल शाह को भेज दें। लेकिन शान मसूद ने भी तो 19 गेंदों पे जी 21 रन बनाए, तो मतलब स्ट्रगल की जितना भी था, ही डिड मैनेज टू अचीव समथिंग। नहीं उमा, बात दरअसल ये है कि कल की पिच के ऊपर जब इंग्लैंड के कोच आए थे उनका भी यही कहना था कि टॉस जीतकर जब बाबर ने बैटिंग का फैसला किया तो लग रहा था कि इस पिच के ऊपर 180-190 पहुंच जाएंगे। और जिस तरह लियाम डाउसन ने आखिरी इनिंग्स में बैटिंग की है, एक ओवर में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया मोहम्मद हसनैन को, आपको लगा कि इस पिच के ऊपर अगर आप अपने आप को अप्लाई करते तो रन बन सकते थे। लेकिन एक तो इंग्लैंड के बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, बड़ी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की, और उनको इस बात का बखूबी अंदाजा था कि रिजवान हो गए या शान मसूद हो गए, वो लंबी लंबी हिटें नहीं लगा सकते, और उसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, आप कह रहे थे आया अभी कि तीसरे नंबर पे खुशदिल को भेजें। भाई खुशदिल को तो जिस भी नंबर पे भेज लें, खुशदिल इज नॉट एबल टू परफॉर्म। अब हम कंसिस्टेंटली कितने मैचेस में देख चुके हैं, और मतलब कहने वाले ये भी कहते हैं कि वहाँ कोई उम्मीद की किरण भी नहीं नजर नहीं आ रही कि कहीं कोई चमक ही हो। ये कहना चाह रहे हैं कि उनको देख के इनको कोई दिल में खुशी नहीं हुई। नहीं मतलब ये कंसर्न नहीं है, एक सीरियस जेन्युइन कंसर्न पाकिस्तान टीम के कोच सकलैन मुश्ताक साहब के सामने रखेंगे ना, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड से 10 लाख रुपए अपने घुटने के इलाज के लिए लिए हैं, तो वो आपको ये कहेंगे कि भाई जिंदगी का निजाम है, सूरज के बाद चांद ने निकलना है, चांद के बाद सूरज ने निकलना है, रोशनी के बाद अंधेरे ने आना है। आप अगर खुशदिल के बारे में इस तरह बातें करेंगे तो उन्होंने लिटरली एक सहाफी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ने कहा कि जनाब आप अगर खुशदिल के खिलाफ बात कर रहे हैं, अगर आप इफ्तिखार के लिए बात कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोचते। तो जनाब आप परफॉर्मेंस क्रिकेट गेम है, परफॉर्मेंस के ऊपर आपने बात करनी है। और खुशदिल की जहां तक बात है तो मेरा ख्याल है कि खुशदिल शाह को अब थोड़ा सा आराम देने की जरूरत है। लेकिन कल मुझे ये समझ नहीं आया कि जनाब हैदर अली को जब आपने कल ड्रॉप किया तो आपने ये नहीं कहा कि हमने इनको ड्रॉप किया, आपने कहा कि जी वो इंजर्ड हो गए। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो क्या बैटिंग करके, अगर आपको याद हो लास्ट वो बैटिंग करके जो है वो आउट होकर गए थे, तो उन्होंने तो फील्डिंग ही नहीं की, तो वो कैसे इंजर्ड हो गए? अच्छा, या उस्मान कादिर को रखा ही क्यों जब उससे कोई ओवर करवाना भी नहीं था? ये भी बड़ा अजीब लगा। कैच बड़ा अच्छा लिया वैसे। मुझे लग रहा है आप पॉपकॉर्न ज्यादा खा रही थी रात को मैच देखते हुए, मैच पर आपकी तवज्जो कम थी। वो जो उस्मान कादिर ने एक गैर यकीनी गैर मामूली कैच लिया है, वो कैच लेते हुए उनके अंगूठे पर जो है वो चोट लग गई थी, इसकी वजह से उन्होंने बॉलिंग नहीं की, और उसकी वजह से जो है वो इफ्तिखार को बहालत मजबूरी कप्तान को बॉल डलवाना पड़े। बहुत से लोगों को ये नहीं पता था। अच्छा, वैसे खुशदिल को जितने मौके दिए गए, आपने कहा सकलैन भाई के बड़े फेवरेट हैं, और उतने मौके हैदर अली को भी मिल जाएं तो शायद फिर बात कहने के मतलब फिर बात बने ना कि हाँ जी वो भी नहीं चलते, वो भी नहीं चलते। मतलब अभी तो मौकों का ही कंपैरिजन कर लें आप। देखिए अभी तक हम सेटल नहीं कर पाए अब्दुल्ला, और मैं आपको ये बता दूं 15 अक्टूबर को आप तरीक़ेकार के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टीम में तब्दीली कर सकते हैं, और टीम में तब्दीली तो होगी 15 तारीख से पहले। कुछ लोग चाह रहे हैं शोएब मलिक टीम में आ जाए, तो मैं ये कहूंगा उससे बेहतर तो फिर खुशदिल शाह ही है कि अगर आप शोएब मलिक को टीम में रखें। मतलब सरप्राइज टू उमर अकमल तक की बातें हो रही हैं, शोएब मलिक, उमर अकमल, मतलब हैरान कहाँ से ये कौन से वो जो कपड़ों की पुरानी गठड़ी नहीं होती उसमें से ढूंढ के निकाल के खोल के बॉटम ऑफ द बैरल जो है ना वो स्क्रैप करने आ गए। अच्छा, लेट्स कम टू लाहौर नाउ। अब लाहौर पिच और कराची पिच ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन रखें परफॉर्मेंसेस के हवाले से इन लाहौर? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको हुमा ये बताऊंगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले 4 T20 मैचों के बाद सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। सबसे पहले तो हमें कराची के ग्राउंड को सलाम पेश करना होगा। आपको पता है कि 4 T20 मैचों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इन मैचों को ग्राउंड पर जाकर विटनेस किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट एक ब्रांड बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये टीम को देखने के लिए गए थे, और वो पैसा वसूल वाला जो हम कहते हैं ना मामला, वो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, हर मैच में लोगों को जो है वो शानदार क्रिकेट देखने को मिली। और कल बहुत सारे लोग जो है वो स्टेडियम से घर चले गए थे, और जब अपने घर जा रहे थे उनको दोस्तों ने फोन किया पाकिस्तान टीम जीत गई। वो कह लगे क्या बात कर रहे हो यार तुम, हसनैन ने तो हमें बिल्कुल मायूस कर दिया था। उन्होंने कहा आप हारिस रऊफ को भूल गए थे। तो देखें उमा, बात दरअसल ये है कि अब लाहौर की बारी है। कराची में जिस तरह लोगों ने एंटिसिपेट किया है, लाहौर में भी फुल क्राउड होगा, हाउसफुल होगा, और ऐसे ही मैच हमको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। और
और सीरीज जो है वो 2-2 से बराबर हो गई है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अब तक इस सीरीज में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर नहीं उतरे और इंग्लैंड की टीम के कोच कल आए थे, उन्होंने कहा कम से कम एक मैच वो जरूर खेलेंगे, हो सकता है वो आखिरी मैच खेलें। उसके अलावा कल उन्होंने मार्क वुड को बैठाया बाहर और उन्होंने जिस तरह गेंद की थी 156 की रफ्तार के साथ, अभी तो उनके जो दूसरे फास्ट बॉलर है क्रिस वोक्स वो नहीं खेले, वो भी लाहौर में मैदान में उतरेंगे और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 2 मैच मार्क वुड जो है वो लाहौर में खेलेंगे। तो हमारे बैट्समैनों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बैट्समैनों के लिए चैलेंज भी हो सकता है, वो किस तरह चैलेंज से निपटते हैं। खैर हसनैन ने हमें एंड में तो सर्टनली उनका एक ओवर काफ़ी कातिल साबित हुआ और हम भी मायूस हो गए थे, लेकिन शुरू में जो उन्होंने विकेटें ली थी और जो बॉलिंग की थी वो भी अनबिलीवेबल थी लिटरली। वेलकम बैक। अच्छा जी, सैलाब मुतासरीन के हालात में अब तक कोई बेहतरी, कोई ख़ास बेहतरी जो है वो नहीं आ सकी और वही बेसरो सामानी और परेशानी का आलम है, वही भूख और वही बीमारियां। पानी भी मुतासर इलाकों में वैसे ही खड़ा है, कुछ इलाकों से वैसे कम हो गया है लेकिन ज़्यादातर इलाकों में उसी तरह खड़ा है। और मच्छरों की बहुतात, मतलब तरह तरह की बीमारियाँ, गैस्ट्रो है, मलेरिया है, दीगर जल्दी अमराज हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मेडिकल सहूलियात और बेहतर करने की, मेडिकल कैंप ज़्यादा लगाने की, मौसर तरीक़ा से ये बीमारियों के तदारुक की, पर्टिकुलरली मच्छरों के तदारुक की, इनके ख़ात्मे की अशद ज़रूरत है। इस पर कोई मरबूत हिकमत अमली आनी चाहिए और हम बारहा कहते हैं वो तमाम इदारे जो निजी इदारे हैं, NGOs हैं, जो काम करते हैं, प्लीज़ लाइजन में रहें इंतज़ामिया के, एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट के, ताकि एक प्रॉपर तरीके से वहाँ भी इमदाद पहुँच सके जहाँ नहीं पहुँच पा रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मीरपुर खास से रिपोर्ट कर रहे हैं आज मोहम्मद खालिद हमारे साथ हैं। मोहम्मद खालिद, बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं, हालात में कुछ बेहतरी नज़र आई आपको? मीरपुर खास में जा बजा सड़क किनारे बारिश मुतासरीन को खैमों में पनाह लिए हुए 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन अब तक इन बेकस और मजबूर लोगों को का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया भी दावे कर रही है, लेकिन खैमों में बसने वाले ये लोगों को अब एक नई परेशानी का सामना है। वो ये कि इन खैमों में इन अफराद को बीमारियों ने घेर रखा है, बीमारियां उठ रही हैं। हर खैमे में, हर इनके कैंप में लोग बीमार हैं और कोई पूछने वाला नहीं। तो ये अलामात बता रहे हैं कि तेज़ बुखार है, आंखें जल रही हैं, जिस्म में थकन है, दर्द है। तो ये मलेरिया की आमतौर पर अलामात बताई जा रही हैं। जो महकमा सेहत के हुक्काम है वो हमें बता रहे हैं कि गुज़िश्ता सिर्फ इस माह के दौरान 3000 से ज़ायद मलेरिया के केसेस सिर्फ सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 100 से ज़्यादा डेंगू के केसेस हैं। बहुत ही, जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपना आंखों देखा हाल हमें बताते हैं और जिस तरह बता रहे हैं कि अब पानी तो अब वो ख़तरा एक टल गया, बीमारियां ही बीमारियां और हर टेंट में, हर खैमे में एक ही जो सिनारियो है वो चल रहा है। वो अच्छा, हम एक और सूबे का रुख करेंगे और हमने मीरपुर खास की हालत आप तक पहुंचाई। वहाँ पे सैलाब मुतासरीन उसी हाल में है लिटरली और कोई हाल नहीं है। सैलाब से मुतासर इलाकों में बीमारियाँ आपको पता ही है, मुमकिन तौर पर अम्बात का बाइस, इजाफे का बाइस भी बन रही हैं। ये ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है और ख़ुराक की कमी का मसला भी बड़ा अब अलार्मिंग होता जा रहा है। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज और अद्वियात के साथ साथ बीमारियों का सबब बनने वाली बड़ी वजूहात इन इलाकों में नकासी आब का ना होना है, मच्छरों की बहुतात है। हुक्काम अगर मुतवज्जे हों तो शायद कुछ बेहतरी आ सके। वी गोना सी यू टुमारो। लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है।